नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर जनवरी 2023 का आज ये 4th वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो और अपलोड किए हैं जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म्स में है, जो आपके एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू तैयार किया गया है। तो आइए आज इसका 4th वीडियो पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से, NTPC Limited has commissioned India's first green hydrogen blending project in which city? इसके ऑप्शन हैं सूरत, न्यू दिल्ली, कोरापुट, सिलीगुड़ी या ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप ये कटआउट देख सकते हैं, NTPC ने अभी स्टार्ट किया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। और ये जो है प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इसमें से रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी मतलब जिसमें से कार्बन का एमिशन 0 होता है। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ से बिजली लाई जाएगी 1 मेगावाट की। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है H2O, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाई जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, वो सोलर एनर्जी होगा जिसमें कार्बन का एमिशन 0 होगा, यानी कि यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। ठीक है, और इसका जो हाइड्रोकार्बन की जो बात है ये हमारे माननीय पीएम ने 15 अगस्त को 2021 को 15 अगस्त के दिन ये बात कही थी। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करेगा 3.6 गीगा टन ऑफ कार्बन। ये गीगा टन मान लीजिए आप, और इसके कार्बन के उत्सर्जन को 2050 तक कम करेगा 3.6 गीगा टन। ठीक है, इसको यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 4 जनवरी 2023 को, इसको अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये इस पे भी हमारा काफी जो असर पड़ रहा है। मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन जो हम उपयोग करते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा, जैसे कार्स में पेट्रोल डालते हैं हम, उसमें से जो निकलता है एनर्जी वो उसमें से कार्बन एयर में एमिट हो जाता है, उसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह वगैरह चीजें जो हो रही हैं। या फिर जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि कोल के द्वारा हम बेसिकली पावर के लिए कोल पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वहाँ से जो कार्बन रिलीज होता है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। और इसको कम करने के लिए हम ये ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग करेंगे। 72, कोसोवो इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। तो जैसा कि आपको पता है हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बारे में जैसे कि आपको पता है ये हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ये हमारे कॉन्टिनेंट जो है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे। तो ये पूछ रहा है कि अब ये है कहाँ इन कॉन्टिनेंट्स, ये जो कोसोवो है ये है कहाँ? क्वेश्चन नंबर, हाँ, कोसोवो इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो हम जैसा कि मैप में हम देख पा रहे हैं ये हमारा कोसोवो, ये रहा कोसोवो, ये हमारा कोसोवो। ये हमारा बाल्कन जो कंट्री है, ये हमारे बाल्कन जो कंट्री है, अल्बेनिया, ये हमारे बाल्कन कंट्री है। अब बाल्कन कंट्री कौन कौन है? अल्बेनिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, बल्गेरिया है, कोसोवो है, रोमानिया है। ये हमारे बाल्कन कंट्री हैं। सर्बिया है, बुल्गारिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, अल्बेनिया है, ये हमारे बाल्कन कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये बहुत बढ़िया, खैर उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। बेसिकली सवाल हमारा ये है कि कोसोवो कहाँ है। तो आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो मैप है, ये जो आप मैप देख रहे हैं, अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्यारा देश भारत, ये हमारा प्यारा देश भारत, ये भारत है। और ये जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और ये जो है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है,
ठीक है। तो हमारा जो साउथ यूरोप, ये अब सवाल के हिसाब से अगर चलें तो कोसोवो कहाँ है, तो ये हमारा सेंटर में है, बाल्कन्स के, जो बाल्कन्स कंट्री मैंने आपको बताई ये उसके सेंटर में है। और साउथ ईस्ट इसका कुछ पार्ट जो है जिसका कोसोवो का, यहाँ लिखता हूँ, कोसोवो का कुछ पार्ट जो है वो साउथ ईस्ट यूरोप में है, यूरोप में। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा सी, यूरोप, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट जो सवाल है, रिसेंटली द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन है भोपाल, न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कच्छ, या ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा भोपाल, एमपी। भोपाल एमपी में है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है और ये ऑर्गेनाइज किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस है वाटर के ऊपर, जिसका थीम है वाटर विजन एट 2027, ये इसका विजन है। और इसमें जो यहाँ के सीएम है एमपी शिवराज सिंह चौहान, और जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पीएम मोदी जी ने ये घोषणा की थी 5 P's मंत्र के बारे में। 5P मंत्र के बारे में, ये 5P मंत्र क्या है? पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, परसुएशंस ऑफ फॉर सस्टेनेबिलिटी। एक्चुअली ये लोगों के सहयोग के बिना, इन्होंने अपील की लोगों के सहयोग के बारे में, उनको कैसे फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता है, उन्होंने इसलिए ये 5P मंत्र की घोषणा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन सियाचिन ग्लेशियर? इसका ऑप्शन है पुनीता अरोरा, शिवा चौहान, मधुरी कनिटकर, शीला एस मथई, या ई नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन है शिवा सिंह चौहान, बी ऑप्शन, शिवा चौहान। ये राजस्थान की हैं, इन्होंने जयपुर से अपनी जो एजुकेशन थी बी टेक की डिग्री इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस के माध्यम से इसमें डिप्लॉय हुई थी। खैर, तो बात यह है कि ये सियाचिन के कुमार पोस्ट जो है, कुमार पोस्ट में इनका डिप्लॉयमेंट हुआ है, इनको वहां पर अपॉइंट किया गया है 3 मंथ के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। और ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड है, ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड, ये अराउंड 15,600 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिवा चौहान। नेक्स्ट हमारा है, सीएम नीतीश कुमार स्टार्टेड समाधान यात्रा फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है पटना नालंदा, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी वेस्ट चंपारण, या ई नन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी वेस्ट चंपारण। और ये इनकी 14th यात्रा होगी, ये इनकी 14th यात्रा होगी। ठीक है, और ये बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा कवर की जाएगी, 18 डिस्ट्रिक्ट को ये यात्रा कवर करेगी। वैसे तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो लोगों को शराब के कंजम्पशन से क्या क्या नुकसान पहुंचता है उसके बारे में एजुकेट करने के लिए है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, और जो राइजिंग क्राइम्स हैं, जो राइजिंग क्राइम्स हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उसके बारे में उनको जागृत करना है, वुमेन सेफ्टी के बारे में जागृत करना है, एजुकेशन के बारे में जागृत करना है। इस यात्रा के माध्यम से ये होगा। और इस यात्रा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएलए को इनसे मिलने की इजाजत नहीं होगी, सिवाय जो यहाँ लोग हैं वो इनसे बात कर पाएंगे, अपनी समस्या बता पाएंगे, उसका निदान किया जाएगा। खैर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 76, मोपा एयरपोर्ट इन गोवा हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी? मारवाड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका भी नाम चेंज किया गया है। अभी इसका नाम जो है मारवाड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका ऑप्शन है सेंट थॉमस, बी मनोहर पारिक, सी नरेंद्र मोदी, डी प्रमोद
सावंत या ई नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मनोहर पारिक। मनोहर पारिक जो है हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। ये इसको ऑप्शन में ये एक्चुअली लेट मनोहर पारिक होना चाहिए था, यहाँ पे लेट होना चाहिए था। एनीवे, लेट मनोहर पारिक जी, ये एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, और इनके मॉडर्न गोवा के रिकॉग्नाइजेशन में इनका जो योगदान है उसको सम्मानित करने के उद्देश्य से इसका नाम चेंज किया गया इनके नाम पे, ठीक है। और इस एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन है वो दिसंबर 2022 को पीएम ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन इसके देख लेते हैं। बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश, या ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ये कुछ ऐसा सा दिखेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 71 मीटर होगी। और ये कौन सी रिवर पे बनेगा? सतलज। ये शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये, ठीक है। और जब ये कमीशन हो जाएगा तो इससे 13% की इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दी जाएगी। इससे करीब करीब 382 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। लाइबेरिया, बी लीबिया, सी कोसोवो, डी सूडान, या ई नन ऑफ द एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो ऑप्शन है सूडान, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अभी इंडिया ने सूडान और साउथ सूडान का जो बॉर्डर है अबे, यहाँ पे इंडियन प्लाटून के मतलब इंडियन बटालियंस के सबसे ज्यादा वुमेन्स प्लाटून्स को जो कि एज अ पीस कीपर यूनाइटेड नेशन इंटरन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम कर रही हैं, यहाँ पे बहाल किया गया है, यानी डिप्लॉय किया गया है यूएन के सिक्योरिटी फोर्सेस में। ये यहाँ पे क्या करेंगे, इनका जो टास्क होगा वो मॉनिटरिंग होगा जो फ्लैश पॉइंट बॉर्डर्स हैं नॉर्थ और साउथ के जो बॉर्डर्स हैं, जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनका मॉनिटरिंग करना, बॉर्डर एरिया का। और ये बेसिकली ह्यूमैनिटी के पर्पज से ये काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड, और वहाँ के जो सिविलियंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस। एक्चुअली जब क्या होता है कि जब दो वॉर कंट्रीज होती हैं तो वहाँ पे काफी जो नागरिक होते हैं उनको दिक्कत होती है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ दिक्कत को कंट्रीज को भी, जो दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए यूएन सिक्योरिटी जो यूएन नेशन का इंटरिम सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। ये बेसिकली यूएन पीस कीपर एक मिशन है, यूएन पीस कीपर, ये 1948 में बनाया गया था। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल सपोर्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के ये एक जॉइंट ऑपरेशन को बनाया गया है। इनका काम होता है यूएन के जो शांति सैनिक होते हैं, यानी कि ये जो पीस कीपर शांति सैनिक जो होते हैं, इनका ये काम क्या होता है, शांति सैनिक जो संघर्षग्रस्त जो देश होते हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक और शांति निर्माण में समर्थन प्रदान करती है। और ये इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे पीस कीपर मिशन जो काम करता है वो इम्पार्शियलिटी है। मतलब ये दोनों देश में से किसी के प्रति पार्शियल नहीं होंगे। वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको ह्यूमैनिटी, उनको प्रोटेक्शन या उनके सिविल राइट्स जो होते हैं उनका ज्यादा नुकसान ना हो, लोग आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा ना करे,
ये उसके पर्पज से ये बनाया गया था, ठीक है। और इसमें ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इम्पार्शलिटी है, और फोर्स का जो उपयोग है, मतलब जो बल का प्रयोग लोग करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही अगर जरूरत हो तो सेल्फ डिफेंस में ही करें, ये सब देखने के लिए वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो ये यूएन की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब सबसे बड़ी जो बटालियन है हमारे वुमेन्स की, इंडियन आर्मी की, वहां पे डिप्लॉयमेंट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सूडान, क्योंकि ऑप्शन में सूडान है, ठीक है। सूडान या साउथ सूडान के बॉर्डर अवे पे इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 79। विच कंट्री गेव ए कंडीशनल नोट फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज। अब ये जो ऑप्शन है, ए चाइना, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी इजराइल, या ई नन ऑफ द एबव। करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो सी यूएसए होगा। यूएसए में हनी बीज के लिए एक बीमारी है, मतलब एक बीमारी जो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ये यहाँ पे एक्चुअली जो बीज होती हैं उनके लार्वा को अफेक्ट करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हनी बनाती हैं ये बीज, वो उनके लार्वा से ही बनता है। ये लार्वा बनाए, वो हनी बनाएंगे, वो हनी फिर कोई कंज्यूम करेगा, फिर उसको भी बीमारी लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके खिलाफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक कंडीशनल लाइसेंस वैक्सीन के लिए हनी बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका में बनाया है, या उसकी मंजूरी दी है, बनाया नहीं है, उसकी मंजूरी दी है कि बनाने के लिए। और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है पेनीबैसिलस लार्वा। ये बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80, अमेरिकन फुल बर्ड डिजीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मैंने अभी जैसे कि बताया, इसका जो ऑप्शन होगा हनी बीज, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हनी बीज, पिग, स्वीट, मंकी, या नन ऑफ द एबव। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, इसका हनी बीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो यूएस में भी महामारी की तरह फैल रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन 81, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी समिट 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी। ऑप्शन है बेंगलुरु, कैलिफोर्निया, मैक्सिको सिटी, लंदन, या ई नन ऑफ द एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नाडेला जी, ये अभी बेंगलुरु में आए थे। इनका फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक समिट था बेंगलुरु में, ठीक है। वहां पे इन्होंने कहा, मतलब ये जो समिट किया गया था वो समिट किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। मतलब जो इन्होंने कुछ टूल्स और कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडिया और वर्ल्ड के लिए मतलब फायदेमंद साबित होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है ये बेस्ड, तो उसके बारे में ये समिट था, जो कि हमारे वर्क फोर्स को कम करेगा, मतलब जो हमारे वर्क प्रेशर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऑफिस में, उसको कम करेगा इन टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इन्होंने बारे में बताया। 82, विच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम हैज वॉन ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। इसका ऑप्शन है जल जीवन हरियाली मिशन, बी है जग मिशन, सी है रयाथु बंधु मिशन, डी है जगन्ना अन्ना वोडी, या ई है नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप इस कटआउट में देख पा रहे हैं, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया जग मिशन है, जिसने की विनिंग द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम। ये सेकेंड टाइम मिला है, फर्स्ट टाइम कब मिला था 2019 में। 2019 में इसे फर्स्ट टाइम दिया गया था। अब सवाल यह है कि 2019 में इसे क्यों दिया गया था। 2019 में, हाँ सॉरी 2019 में इसे दिया गया था। मतलब ये इन्होंने जो गवर्नमेंट है यहाँ की, इन्होंने यहाँ पे लैंड टेन्योर सिक्योरिटी, भूमि कार्यकाल सुरक्षा, जो वहाँ के स्लम एरिया हैं, वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, मतलब वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, उनको ये लैंड टेन्योर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराया गया था, जिसके लिए उन्हें 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था। और अभी जो इन्हें 20 जो सेकंड जो टाइम पे ये पुरस्कार दिया गया है, वो जिससे इसका करेक्ट ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा
करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, जग मिशन। अब ये जग मिशन है क्या? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ये स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्लम एरिया के जो डेवलपर्स हैं, करीब करीब 2919 डेवलपर्स जो उड़ीसा के हैं स्लम एरिया के, उनको एम्पावर करना है, उनके वुमेन्स जो है वहाँ पे उनको एम्पावर करना है और उनका जो लाइफ स्टाइल है उनको थोड़ा अपग्रेड करना है, मतलब वो स्लम एरिया से निकल करके और अपने पैर पे खड़े हो सकें, ऐसा इनका इस मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। एक्चुअली अभी इन्होंने जो यहाँ पे इतने जो 2019 जो स्लम एरिया है वहाँ पे पानी का सुविधा इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया, वहाँ पे जो गार्बेज का जो यूटिलाइजेशन है उसके बारे में इन्होंने काफी हद तक बहुत काम किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम देख रहे थे ऑप्शन बी, जग मिशन। 83, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अंबेडकर अलाइव? इसका जो ऑप्शन है, शेषागिरी राव, बी है हरविंदर सिंह, सी है उषा किरण, डी है शशि थरूर या ई है नामदेव? करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी, शशि थरूर, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस बुक में एक्चुअली इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर जी की लाइफ हिस्ट्री तो सबको पता है, उनका जो स्ट्रगल था लाइफ में उस दौरान सबको पता है। इन्होंने उसी में थोड़ा बहुत, इन्होंने जैसा कहा, इन्होंने काफी कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऐड किया है और ये एक बायोग्राफी है, ये एक बायोग्राफी है बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर की, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया किताब कोलकाता इवेंट में, कोलकाता इवेंट में लॉन्च किया गया था और ये प्रभा खेतान इसके ऑर्गेनाइजर थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, शशि थरूर। नेक्स्ट जो है 84, इंडिया फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी अहमदाबाद या ई नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद। अभी रिसेंटली, अभी ये 11 फरवरी को ये होने वाला इवेंट है, इसमें ये कहा गया है कि ये वर्ल्ड का, ये दुनिया का अपनी तरफ ध्यान खींचने का भी एक तरीका है। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी हैदराबाद में। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है कि ये एक जीरो एमिशन, एक जीरो कार्बन एमिशन एक रेस है। यहाँ पे नेट जीरो कार्बन स्पॉट है, ठीक है। ये क्लाइमेट फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली इवेंट है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद। 85, क्वेश्चन नंबर 85, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्टेड ऑन विच डेट? जनवरी 1, जनवरी 4, जनवरी 28, जनवरी 7 या नन ऑफ द अबव? ये सारे 2023 के ऑप्शंस में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जनवरी 7, 2023। इसमें इनका कहना है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हो रहा है, ये जो सोसाइटी के डिफरेंट कास्ट हैं जिनको कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज या फिर उनको सब्सिडीज वगैरह उनके नहीं मिल पाती है और वो समाज में दबे रह जाते हैं, जिनको कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। ये कास्ट बेस्ड सर्वे से ये डिसाइड होगा कि भाई कितने कास्ट, मतलब कितने जो जाति हैं वो कितनी परसेंटेज हैं और उनका इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है और उनके उत्थान के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, इनका ऐसा कहना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 86, सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल विरासत हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन हैं ए वाराणसी, बी न्यू दिल्ली, सी मदुरई, ई कोलकाता या डी कोलकाता या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? ये जो सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया कह सकते हैं। फर्स्ट फेज का उद्घाटन जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने किया था और इस बार इसका जो होस्ट कंट्री है वो दिल्ली है ऑब्वियसली, जैसा मैंने अभी आपको कहा। इसमें ये एक हैशटैग भी चला था, इसमें एक हैशटैग भी काफी ट्रेंडिंग था, माई साड़ी माई प्राइड, ठीक है। और ये दिल्ली के हाट हैंडलूम हाट जो है वहां का दिल्ली का
हैंडलूम हाट में कराया जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इसमें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75th आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें जो सेलिब्रेटिंग 75th हैंड वुवन साड़ी इन इंडिया 13 से लेकर के 17 जनवरी का जो समय है, यहाँ पे फेस्टिवल तब मनाया गया था। ये 75th हैंड वुवन साड़ी ऑफ इंडिया, इसमें डिफरेंट जो जगह के लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने हाथ से साड़ी बना बना के, और काफी यूनिक चीजें इसमें रखी गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 87, नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए मेघालय, बी आसम, सी सिक्किम, डी मणिपुर या ई नन ऑफ द एबव। ये जो है कृषि कुंभ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए मेघालय। ठीक है, तो ये कृषि कुंभ जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ये 3 दिवसीय एक कार्यक्रम होगा, 3 डेज का कार्यक्रम होगा, एक इवेंट होगा जिसमें 3 दिन का होगा, और ये मेघालय में मनाया जा रहा है। इसका इनोवेशन इन्होंने तोमर जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 88, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू laid the foundation stone of 1000 megawatt solar power project in which district? ऑप्शन है कुर्नूल, बी रीवा, सी रामनाथपुरम, डी बीकानेर या ई नानादेवा। करेक्ट ऑप्शन होगा डी बीकानेर। बीकानेर में अभी जो हमारी करंटली प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो 500 एकड़ में फैला एक प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट। ये जो है बीकानेर के पास एक विलेज है बंदरवाला, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसका जो है शिलान्यास किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा। ठीक है, ये बीकानेर में है, ये बीकानेर में है। और यहाँ से जो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट रखा गया है वो 500 गीगावाट बाई 2030 ये रखा गया है। और ऐसा उम्मीद है कि 2024 तक, मार्च तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी जो टोटल कॉस्ट बैठ रही है अप्रोक्स 5492 करोड़, इसकी अप्रोक्स कॉस्ट बैठ रही है। नेक्स्ट 89, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ असम वैभव फॉर द ईयर 2022-23? ऑप्शन है डॉक्टर तपन सैकिया, बी गिलबर्ट संगमा, सी रुस्तम बसुमतारे, डी रंजन गोगोई या ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर तपन सैकिया। एक्चुअली अब यहाँ ये दिया क्यों जा रहा है, ये कैंसर के बारे में इन्होंने जो अवेयरनेस बढ़ाई या उन्होंने शुरुआती पहचान को जो प्रोत्साहन करने का जो प्रयास किया, ये उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। और ये आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो अवार्ड है असम वैभव, ये आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसमें क्या है कि इन्हें 5 लाख रुपए की राशि और लाइफ टाइम मेडिकल फ्री दिया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ऑब्वियसली आसाम के 2 और जो अवार्ड हैं वो हैं असम सौरभ और असम गौरव। ये 4 इंडिविजुअल्स को दिया गया है और ये 13 लोगों को दिया गया इसी फील्ड में काम करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है वो 4 लाख की राशि होती है और इसमें जो है वो 3 लाख की राशि होती है। ठीक है, और इसमें जो मेडिकल एड प्रोवाइड होता है वो 3 लाख तक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और इसमें भी सेम 3 लाख तक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तपन सैकिया। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? तो इसका जो ऑप्शन है बीवी नागरत्ना, डी है डॉक्टर एस जयशंकर, सी है CJI DY चंद्रचूड़, डी है शशि थरूर
ई है, नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो CGI DY चंद्रचूड़। ये हमारे 50th CJI ऑफ इंडिया है, मतलब सॉरी CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया कर दिया मैंने, CJI है, 50th CJI है, ठीक है। और ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया जा रहा है? ये अवार्ड इनके लाइफ टाइम सर्विस, लीगल प्रोफेशन का जो इनका लाइफ टाइम सर्विस है उसके लिए इन्हें हार्वर्ड लॉ सेंटर स्कूल सेंटर से दिया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ से ही इन्होंने पढ़ाई भी की थी, LLM की डिग्री और SJD की डिग्री। LLM तो आप जानते होंगे, SJD एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टरेट इन जुडिशियल सर्विस। इन्होंने हार्वर्ड से ही किया था, SJD की डिग्री इन्होंने यहीं से ली थी, ठीक है। और ये 50 CJI हमारे 9 नवंबर 2022 को बने थे, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा हाँ, एक ये जो अयोध्या वर्डिक्ट जो हुआ था, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वर्डिक्ट्स दिए हैं, जिसमें से कि एक अयोध्या का जो वर्डिक्ट है वो भी शामिल था, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। इसमें भी एक जज थे। ये 5 जजेस का एक बेंच था, जिसमें कि उस समय के जो CJI थे हमारे वो रंजन गोगोई साहब थे, रंजन गोगोई थे। और जो बाकी थे वो शरद अरविंद बोबे थे, DY चंद्रचूड़ जी भी थे, अशोक भूषण जी थे, S अब्दुल नाजिर जी भी थे। तो एक जज इसमें से ये भी थे, और नहीं ये तो CJI थे, एक जज इसमें से ये चंद्रचूड़ साहब भी थे। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 91, एज पर पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द सर्विस सेक्टर? भेल, BHEL भेल, गेल, GIL, HPCL, पावर ग्रिड या ई नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन होगा पावर ग्रिड। ये पावर ग्रिड जो है ये रैंक 1 है, रैंक 1 है। ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे किया था इसमें रैंक 1 है। और जो CS और जो मतलब CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसकी रैंकिंग में ये टॉप 10 की रैंकिंग में इनका रैंक 3 है। पावर ग्रिड की बात करते हैं, ठीक है, रैंक 3 है। अब ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे जो होता है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे ये काम क्या करता है? ये एक यूनिक डेटा रिपोजिटरी है, यानी कोष है। ये एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन है हमारा इंडियन इकोनॉमी में इनके द्वारा, उसके प्रोग्रेस को मेजर करता है, इसका ये काम है पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन 92, विच इंडियन सिटी हैज रैंक्ड फर्स्ट फॉर नरिशिंग कंड्यूसिव इकोसिस्टम फॉर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट? कंड्यूसिव का मतलब आप जानते ही होंगे, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन जो होता है वो, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक रैंक है, वो चेन्नई फर्स्ट पे है, पुणे सेकंड पे, यह हायरार्की में दिया गया है। इसमें जो टॉप पे है वो चेन्नई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चेन्नई होगा, जहां पे 78.41 है वुमेन्स की कंड्यूसिव इकोसिस्टम फॉर वर्किंग इन्वायरमेंट में। एक्चुअली ये जो है, ये बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पे जो वुमेन्स के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, लाइक उनके काम करने में जो बाधाएं कम आती हैं या ना के बराबर आती हैं, ये उसके आधार पे ये रैंक डिसाइड किया गया है। तो जिसमें कि चेन्नई फर्स्ट नंबर पे है और बेलागावी लास्ट नंबर पे है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 93, शत्रुंजय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ए है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी झारखंड, डी केरला या ई नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 93, हम आइए मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ है। शत्रुंजय हिल, बार झील क्यों निकल रहा है मुझे? तो ये जो है ये एक पार्ट है गिरनार रेंज का, ये गिरनार रेंज का पार्ट है। अब ये है कहाँ पे? ये यहाँ पे है, ठीक है। ये गुजरात है, ये गुजरात का मैप है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके नॉर्थ में आपको ये भावनगर है, और आप अगर इसके साउथ में देखें तो ये गल्फ ऑफ कुंभट दिखेगा, ठीक है। ये 20 से 70 मीटर वाइड होता है ये अप्रोक्स। तो ये गुजरात में है। आप इसको मैं अगर छोटा करके दिखाऊं आपको इंडिया के मैप में,
देखिए ये हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, और ये यहाँ पे गुजरात और ये यहाँ पे हिल है, ठीक है। अब ये क्यों क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जैन के सेक्रेट हिल माना जाता है इसको, और यहाँ पे 865 टेम्पल्स हैं। ऋषभ जो फर्स्ट तीर्थकर थे जैनों के, उन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ ये इसी हिल के टॉप में लिया था, टॉप ऑफ द हिल, इसी हिल पे लिया था, ठीक है। और ये शत्रुंजय रिवर के ऊपर बना हुआ है, शत्रुंजय ऊपर नहीं, ये बैंक होगा यहाँ पे, शत्रुंजय रिवर के बैंक पे, शत्रुंजय रिवर के किनारे है, ठीक है। और ये करीब करीब 164 फीट जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 160 फीट है, ठीक है। और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन तो आपने देख ही लिया, ये साउथ ऑफ गल्फ ऑफ खंबत है और इसके नॉर्थ में भावनगर सिटी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। रिसेंटली जोशीमठ वाज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटीज? इसके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी मणिपुर, या ई नन ऑफ द एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड का मैप है। इसमें ये जोशीमठ जो है ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये हेमकुंड इनके रास्ते में आता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये देहरादून है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और ये है जोशीमठ। तो अभी हुआ क्या, रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ है, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड, मतलब अर्थक्वेक की वजह से, या ऐसा कहिए कि यहाँ पे जो हाईवेज बनते हैं या यहाँ पे जो हैवी कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है उसकी वजह से यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस हुआ है, लैंड सब्सिडेंस या लैंडस्लाइड जो आपको समझ में आए यहाँ पे हुआ है। और ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं अपनी यात्रा के दौरान, वहाँ पे वो रेस्ट करते हैं जब वो यात्रा करते हैं बद्रीनाथ की या ओली वैली ऑफ फ्लावर्स की या हेमकुंड साहिब की, तो यहाँ पे वो नाइट स्टे करते हैं। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा लगा ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से करीब 3000 फैमिलीज को इवैक्यूएट कराया गया, और अभी भी 6000 से ज्यादा फैमिली यहाँ पे मे भी, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे करीब 6000 फैमिली के आसपास में यहाँ पे। और यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ पे जो रोड्स हैं, और पहले मैं ये बता दूं कि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो NH7 है, ये नेशनल हाईवे NH7 नेशनल हाईवे है, ठीक है। और ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे NH7, यहाँ पे ये एक हिली एरिया है, ये पूरा हिली एरिया है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये उत्तराखंड, ये चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड स्टेट। तो ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी क्रैक्स आ गए हैं, मतलब रोड्स में, घरों में क्रैक आ गए हैं, काफी सेंसिटिव हो गया है ये एरिया, और इसे जो है ये हाई रिस्क सेस्मिक जोन 5 में रखा गया है। मतलब ये कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको एवैक्यूएट करने का नोटिस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आधिकारी हैं, एम्प्लॉइज ऑफिसर्स, और ये उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने, ये सब आपस में मीटिंग एक हुई थी इनकी, और उसमें फैसला किया गया कि मतलब इसको एवैक्यूएट कराया जाए, क्योंकि इसका कोई भरोसा फिलहाल नहीं है। तो इसका करेक्ट और जो ऑप्शन होगा वो होगा उत्तराखंड ए, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। इंडिया फर्स्ट एवर कोल बेस्ड गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट विल बी ओपन एट, ऑप्शन है मोहाली, बी है सिंदरी, सी है तिलचर, या डी है भिलाई, या ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तिलचर, ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये उड़ीसा में है। ऐसा नहीं कि ये प्लांट जो है वो अभी लगाया गया है या इससे पहले नहीं था, नहीं, ये जो प्लांट्स हैं हमारे, ये 1970 और 80s के आसपास में यहाँ पे 3 जो प्लांट्स हैं हमारे, पहला तो हमारा रामागुंडम देख लेते हैं, रामागुंडम था, दूसरा सिंदरी में था, तीसरा तिलचर में लगाया गया था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया था, मतलब ये फेल हो गया था, क्योंकि ये जो है अपना कमर्शियल इश्यूज को
अचीव नहीं कर पाया था और उसको अचीव करने में फेल हो गया था। इसका जो रीजन था वो हाई एस कंटेंट कोल फीड था। जो हम लोग के यहाँ जो कोल होता है वो बहुत ज्यादा मतलब पोल्यूशन वाला होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, कम पोल्यूशन हो जिसमें से कम धुआं निकले। और स्टील के जो प्लांट होते थे वो सब मतलब ये इम्पोर्ट करने में काफी एक्सपेंस पड़ता था उनको। कोल को जो इम्पोर्ट करते थे वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता था। तो इसलिए इस एक्सपेंसिव जो इनका खर्चा है, एक्सपेंस को देखते हुए इन्होंने ये जो प्रोसेस है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन, कोल और वाटर, ये तीन चीज होते हैं इसमें। इसमें कोल को जो है पार्शियली जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है O2 में, मतलब ऑक्सीजन में, स्टीम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ताकि वो एक फ्यूल के फॉर्म में क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसे जैसा देख रहे हो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 30 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। जो टेम्परेचर होता है इस भट्टी का, इसका जो होता है 725 से 1225 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कोरोसिव स्लैग और H2S गैस रिलीज होती है और वो आगे बढ़ती है, नीचे जा करके नीचे काफी सारे स्लैग जमा हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक सीरीन गैस होती है, सीन गैस। तो ये सारा प्रोसेस जो है इस गैस को ऑब्टेन करने के लिए ही किया जाता है। अभी क्या इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है मीथेन गैस का, CH4 मीथेन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का, ये मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें से ग्रीन गैस निकालते हैं हम, लाइक हाइड्रोजन जो है हमारा ग्रीन गैस है। और इसमें कुछ नहीं होता, ना कार्बन होता है ना कुछ भी, इससे बस एनर्जी होती है। ठीक है, इसमें से एनर्जी रिलीज करते हैं हम और उसका उपयोग हम अपने नेक्स्ट मतलब जो पर्पस है हमारा, लाइक हाइड्रोग्रीन एनर्जी बनाने में उसमें उपयोग करते हैं। या इसमें जो स्लैग बच जाता है, इसमें यूरिया का प्रोडक्शन के लिए, जो फर्टिलाइजर की बात हम कर रहे थे अभी क्वेश्चन के हिसाब से, फर्टिलाइजर प्लांट, इसमें से यूरिया जो हम इम्पोर्ट करते हैं अभी तक, वो हम इम्पोर्ट करना मतलब काफी हद तक कम या बंद कर देंगे। तो यहाँ से हम यूरिया का उत्पन्न करते हैं या निकालते हैं, जो भी है। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्योंकि नहीं तो फिर इसी में लगे रह जाएंगे। वैसे सीन गैस के और भी कई उपयोग हैं, जैसे इससे फर्टिलाइजर तो बनता ही है, इससे फ्यूल भी बनता है, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है इसमें एनर्जी क्रिएट होती है। इसमें सिंथेटिक जो है वो मटेरियल भी बनते हैं, इसमें जो स्लैग जो काफी नीचे जो बैठ जाते हैं उसकी बात होती है। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 96, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? ऑप्शन है सिक्किम, केरला, गोवा, डी मेघालय या ई नानादेव। अभी ये न्यूज में था, केरल जो है वो पूरा डिजिटल बैंकिंग स्टेट हो गया। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे करीब 2000 ऐसे स्पॉट है, हॉटस्पॉट है, केरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे करीब 2000 हॉटस्पॉट बनवाए हैं, जो कि फ्री इंटरनेट सेवा लोगों को प्रोवाइड करा रही, ताकि वो इंटरनेट से फैमिलियर हो सके और ये डिजिटल बैंकिंग में मतलब इससे समझ सके, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भी होता है तो लोगों को समझने में टाइम लगता है। इंटरनेट वहाँ फ्री मिलेगा, कोई क्यों रिचार्ज करा करके यूज करेगा, इसलिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जब इंटरनेट से बैंकिंग सेवा, जो इंटरनेट जहाँ पे इंटरनेट आता है तो वहाँ पे मेलवेयर भी आता है, वायरस भी आता है। तो यहाँ पे जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ठीक से लिख दूं क्या? ठीक है, नोट, एक सेकंड, इकोनॉमिक, यहाँ लिख दो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग टू टैकल ऑफेंस। ये एक नई विंग की शुरुआत की है जो साइबर क्राइम्स को रोकेगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तभी मतलब मैं इसमें कुछ सुधार कर पाऊंगा। मुझे पता है कि ये परफेक्ट तो वीडियो होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई भी इसमें चेंजेस चाहते हैं या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव हो जिससे कि ये वीडियो और बेहतर बन सके, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई कंप्लेन हो तो वो भी मुझे मतलब मोस्ट वेलकम है, मैं इसको जरूर मतलब सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 97, Who has been appointed as the chairman of BCCI Senior Selection Committee? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, बी है सौरभ गांगुली, सी जय शाह या डी है चेतन शर्मा या ई है नानादेव। अब ये जो है अपॉइंटेड,
अगर यहाँ पे रीअपॉइंटेड भी होता तो भी इसका ऑप्शन होता डी, चेतन शर्मा, क्योंकि इन्हें पहले अपॉइंट किया गया था, बट जब इंडिया सेमीफाइनल में हार गई थी तो इन्हें कमेटी को भंग कर दिया गया था और उसके बाद वापस इसे रीअपॉइंट किया गया। मतलब जब इन्होंने रिकमेंड किया था सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने के रिकमेंडेशन पर, इन्हें वापस जो है बीसीसीआई ने रीअपॉइंट किया। इसका ऑप्शन होगा चेतन शर्मा। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर इंडियन आर्मी? इसका ऑप्शन है बीपीसीएल, डीआरडीओ, आईआईएसईआर, ऑयल इंडिया लिमिटेड या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। इन्होंने अनाउंस किया है ये सुपीरियर केरोसिन ऑयल का। एक्चुअली होता क्या है, जो नॉर्मल जो फ्यूल्स होते हैं उसका उपयोग हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो करते थे, तो इससे काफी पोल्यूशन होता था, इससे एनवायरनमेंट को भी मतलब नुकसान पहुंचता था और उनको भी प्रॉब्लम होती थी। हमारे यहाँ जो कमांड है नॉर्दर्न कमांड, ये साउदर्न कमांड का तो फिर भी एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी एटलीस्ट साउदर्न कमांड में ना के बराबर नहीं है, मतलब अगर सीधे सीधे बात करें तो। लेकिन नॉर्दर्न कमांड में क्या होता है कि यह जो पहाड़ों पे हमारे जो सैनिक यहाँ पे जाते हैं ऊपर में, तो ऑक्सीजन जो है वो काफी लेस होता है, काफी कम होता है। इन्हें सांस लेने में वैसी दिक्कत होती है क्योंकि आदत नहीं होती है, मतलब जिन्हें आदत होती है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे। अब ये वहाँ पे अगर नॉर्मल फ्यूल्स का उपयोग करते हैं लाइक गाड़ियों में या फिर मतलब किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे काफी स्मोक होता है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में और तकलीफ होती है, उनके फेफड़ों की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए बीपीसीएल ने रिकमेंड किया, बीपीसीएल ने मतलब ये अनाउंस किया कि ये लो केरोसिन ऑयल, सुपीरियर केरोसिन ऑयल जो भी आप कहें, इससे क्या होगा कि एक तो फ्यूल मतलब क्लाइमेट जो है वो फ्रेंडली हो जाएगा, क्लाइमेट फ्रेंडली कह सकते हैं इसको। और दूसरा क्या है कि जो कैंप फायर ये करते हैं ऊपर में, जो पहाड़ों पे ये रात को जो ये आग जलाते हैं, तो वहां पे लो स्मोक की वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा सुझाव है। तो इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बीपीसीएल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, रिसेंटली सीन इन न्यूज तनिम्बार आइलैंड एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया, डी यूएसए या ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इंडोनेशिया है। हम आपको मैप में दिखाते हैं कि ये कहाँ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा छोटा करके दिखाऊं। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया, ठीक है। ये है हमारा भारत, ये है इंडोनेशिया है, और ये है हमारा वो आइलैंड, तनिम्बार आइलैंड। ओके, इसके आसपास देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ मलेशिया है, फिलीपींस है, न्यू गुनिया है, ये पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो मतलब ऑलमोस्ट जो है, मतलब यहाँ पे ये इसे जो जोन के नाम से जो बताया जाता है रिंग्स ऑफ फायर, ये मे भी आए एग्जाम में, तो आप इसे देख लीजिए रिंग्स ऑफ फायर। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पे काफी हलचल टकराती रहती है, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है, अर्थक्वेक आते रहता है। और ये न्यूज में इसलिए ही था, ये आइलैंड है ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे आई गेस 7.7 रिक्टर स्केल पे यहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया था 95 किलोमीटर डेप्थ में, समुद्र ये जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे यहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया था। ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है, ये अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आइलैंड, तो आपने देख लिया और नजदीक से देख लीजिए। ओके, ऐसा सा दिखता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, रिसेंटली रिलीज यूएन बैक्ड रिपोर्ट on ozone layer expect to completely recover ozone hole over Antarctica
बाई विच ईयर? इसका ऑप्शन है ए 2055, बी 2066, सी 2040, डी 2070 या ई नन ऑफ द एबव। ये देख रहे हैं आप, ये ओजोन लेयर है और ये जो है ये होल है ओजोन लेयर में। यहाँ से जो है अल्ट्रा वायलेट जो सन है हमारा, उससे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो धरती पे अर्थ पे डायरेक्ट जाती है। अब ये अल्ट्रा वायलेट जाएगी तो क्या हो जाएगा? कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है, इससे स्किन कैंसर हो जाएगा, इससे कैटरेक्ट हो जाएगा, इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो काफी वीक हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब इसे रोका जा सके और ये प्राकृतिक परत जो प्रकृति ने हमें दी है, हम इसकी मतलब रक्षा करें या इसे बचाने में सहयोग कर सकें। तो एक्चुअली ये थीम जो स्टार्ट होना शुरू हुआ था ये 1970 में ही शुरू हो गया था। अब उस समय जो हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज होता है रेफ्रिजरेटर में और ये तो एसीज में या स्प्रे जो ड्यूज लगाते हैं, ये काफी यूज होने लगा था। ये समय के साथ ये बढ़ता चला गया, तो ये गैप भी बढ़ता चला गया, होल भी, ये होल देख रहे हैं ये भी बढ़ते चला गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि 1985 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 46 कंट्रीज ने, मॉन्ट्रियल 46 जो कंट्रीज थी हमारी 46 कंट्री ने कमेटी बैठाई और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये सारी चीजों को बंद करवा दिया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए उनसे जो भी हो सका उन्होंने ये कसम खाई कि ये सारी चीजों को बंद करेंगे और उसका नतीजा है कि 2066 में इस रिपोर्ट के हिसाब से कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में रहे कि सिर्फ आप ये बताओ कि आर्कटिक में, तो ये 2040 का करेक्ट ऑप्शन होता है। 2040 नहीं, इसका 2045 आर्कटिक में, 2040 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा होता है और 2066 में जो है ये पूरी तरीके से मतलब सही हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो आप ये देख लेना कि क्वेश्चन में सवाल क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप मार्क करना, क्योंकि 2040 भी आ सकता है, 2045 भी आ सकता है और 2066 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2066 पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2066 होगा, बाकी आप खुद ही समझदार हो। 101 एट द 80th Golden Globe Award 2023 which of the following song has won the best original song award? ऑप्शंस हैं नाटू नाटू, बी है दिस रीजन टू लीव, सी है ऑल क्विट या डी है क्लोज या ई है नन ऑफ द एबव। मतलब सॉरी ये मैं टिक नहीं मार रहा हूँ, ये बस हो जाता है गलती से। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, वो नाटू नाटू होगा करेक्ट ऑप्शन। ये जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, ये मूवी जो है ये RRR का है। ठीक है, ये RRR मूवी के जो कंपोजर थे, म्यूजिक कंपोजर, वो थे MM कीरावानी। ठीक है, और इसके जो जिन्होंने ये गाना गाया वो थे काला भैरवा और राहुल शिल्पीगुंज। इसके लिरिक्स जो हैं वो चंद्र बोस ने लिखे हैं। अभी PM ने ट्वीट करके इसे बधाई दी थी, तो इसलिए ये चर्चा का विषय था और वैसे भी ये न्यूज़पेपर में काफी हाईलाइटेड था, तो आपको ये जानना चाहिए। ये भारत के लिए गर्व का टाइम मतलब विषय है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 स्टार्ट मी अप। ओके, स्टार्ट मी अप ये स्पेस मिशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये एक्चुअली स्टार्ट मी अप ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन जो है वो उन्होंने अपना स्पेस शटल जो लॉन्च किया था उसमें 9 सैटेलाइट थे। ठीक है, जब ये जो मिशन है हमारा ये जब अपने लास्ट स्टेज में था, जब लास्ट स्टेज में कंप्लीट करने वाला था, तो ये ब्लास्ट हो गया मतलब इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से ये 9 सैटेलाइट जो है वो डिसअपियर हो गए, जल गए, उड़ गए, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इनका जो मिशन था ये फेल हो गया, ये बहुत बड़ा फेलियर। यहाँ पे इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा इनसे, क्योंकि भाई सोचने वाली बात है कि अगर कोई मिशन चलाया गया, मतलब ये बोइंग से चलाया जा रहा था, अब ये जो अपने लास्ट स्टेज में पहुंचने वाला था लास्ट स्टेज में ही आकर के फेल कर गया, ये बहुत दुख की बात है। तो इन्होंने इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ब्रिटेन होगा और इन्होंने कहा कि भाई हम
ये मिशन दोबारा मतलब कंप्लीट करेंगे, हम इसे दोबारा करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे हम। तो इसमें स्टार्ट मी अप इसका नाम इसलिए रखा गया, इसका नाम स्टार्ट मी अप से आप समझ जाओ कि इसे दोबारा जो है ये ब्रिटेन लॉन्च करने जा रहा है, दोबारा इसे ऐसा कहा इसने कि बनाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 103, एज पर हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट? ऑप्शन है 85, बी 81, सी 47, डी 33 या ई नन ऑफ द एबव। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 85। लास्ट ईयर हमारा 87th रैंक था और हम अभी स्लिप हुए हैं 2 और 85, और इसमें जो टॉप पे है वो जापान है, ये जापान है। इसमें जो है करीब 193 वीजा फ्री कंट्रीज में, 193 कंट्रीज में ये वीजा फ्री जापान का पासपोर्ट से आप जा सकते हैं। और हमारे भारत की अगर बात करें तो हम 59 वीजा फ्री जो एक्सेस होता है हमारा, वीजा फ्री एक्सेस हमारे 59 कंट्रीज में हो सकता है। मतलब वहाँ एक तो होता है कि भाई ऑन द स्पॉट वीजा, और एक होता है कि वीजा मतलब लेके गए। तो ये सब आप याद रखें, 59 कंट्रीज इंडिया का है हमारा, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये 87th रैंक और 59 कंट्रीज में वीजा का एक्सेस फ्री होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे देश की जो इकोनॉमी है, स्ट्रेंथ है, उसकी जो सैन्य पावर है, आर्मी है, वो मतलब जीडीपी उसका कितना है, कितना उसका जीडीपी स्ट्रांग है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं, या फिर आप मतलब कितने इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए ताकि आपके लोग इजिली एक्सेस कर सकें। तो ये अभी हमारा थोड़ा और इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से, हमारे पिछली बार से हमारे 87 रैंक से 85 रैंक पे हम आए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 85, ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट सवाल 105, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट डॉक्टर पैटनग्राउ कदम मेमोरियल अवार्ड? इसके ऑप्शन है ए उगस साहिन, बी विवेक मूर्ति, सी पास्कल श्राइट या डी अदर पूनावाला या ई नन ऑफ द एबव। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये डी अदर पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट को ये दिया गया था ये अवार्ड। और अभी बात ये है कि ये अवार्ड होता क्या है, पतंगराव कदम अवार्ड ये होता क्या है। ये एक लीडर थे, एक्चुअली ये एक लीडर थे जिन्होंने 190 इंस्टीट्यूट ग्रेट एजुकेशन और ग्रेट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये प्रोवाइड करने के लिए, ये सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए इन्होंने ऐसे 190 इंस्टीट्यूट बनाए थे, जो कि ग्रेट एजुकेशन में, और क्लियर लिखूं क्या, ग्रेट एजुकेशन एंड ग्रेट क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, तब समझ में नहीं जाएगा आपके, ग्रेट क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए इनके नाम पे ये अदर पूनावाला को ये अवार्ड दिया गया था। अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 106, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? ए है ऑप्शन में ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, बी है हमारा यूथ इन साइंस, सी है स्टार्टअप इन साइंस, या डी है फॉस्टरिंग साइंटिफिक कैंपर, या ई है नन ऑफ द एबव। तो ये जो नेशनल साइंस डे है ये 28 Feb को मनाया जाता है। रमन इफेक्ट, MAN रमन इफेक्ट, ये मतलब इसको ऑनर देने के लिए रमन इफेक्ट, ये इन ऑनर इन द नेम ऑफ द रमन इफेक्ट। ये हमारे जो CV रमन साहब थे, फिजिसिस्ट थे हमारे, ये नोबेल प्राइज भी मिला गया था साइंस के फील्ड में, 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसलिए इस, और हाँ सवाल ये है कि थीम क्या है इस बार का, जो थीम है हमारा वो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो हमने देखा 107। हाँ, नेशनल यूथ फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन जनवरी 2023? इसके ऑप्शंस हैं ए अमरावती, बी हवबली, सी करनूल, या डी भावनगर, या ई नन ऑफ द एबव। तो ये एक्चुअली अब जो है ये नेशनल यूथ फेस्टिवल ये 12 जनवरी को
स्वामी विवेकानंद जी जो है हमारे, ये लिखना होगा क्या, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया गया। और ये 26th एडिशन, ये जो मनाया गया था ये इसका 26th एडिशन था। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हब्बल्ली, ये कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 107। तो हमने देखा कि जनवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे 2023 मंथ के, 2023 ईयर के, सॉरी जनवरी मंथ के 2023 ईयर के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उसे आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या कोई भी मतलब आप कंप्लेन या सुझाव या कुछ भी अगर आप बताना चाहें, या इसमें कोई आप सुधार चाहते हो या कोई नई दूसरी वीडियो या किसी की डिटेल वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो रिप्लाई मैं जरूर करूंगा और आपकी बातों पे भी जरूर मैं अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखें अपना।